नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल गुडविल सरकारी एग्जाम पर। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं बीपीएससी ने एक शानदार वैकेंसी निकाली है उसके बारे में। बहुत अच्छी संख्या में ये वैकेंसी आए स्टूडेंट्स। जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम अवसर है। तो आप देख पाएंगे बीपीएससी एईडीओ वैकेंसी 2025 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, कुल पद 935। 935 पद कोई कम संख्या नहीं है, बहुत जबरदस्त संख्या और बहुत जबरदस्त वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है और सैलरी भी बहुत शानदार है। तो इस वैकेंसी के बारे में मैं पूरी बात बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक एक चीज में बताने वाला हूं कि भाई क्या क्या इसका रिजर्वेशन का कैटेगरी, रिजर्वेशन वाइज कोटिवार कितने कितने सीट है, योग्यता क्या है, फॉर्म भरने की जो शुरुआत कब से होने वाली है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, और ये तमाम सारी बातें सारे प्रोसीजर्स में आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है ये वैकेंसी। तो चलिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर लूं ताकि आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकूं। एक एक बात मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा, पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ बताने वाला हूं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन एक एक कंटेंट आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए स्टूडेंट्स। तो आप देख पा रहे होंगे बिहार लोक सेवा आयोग स्टूडेंट्स, ये जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी है स्टूडेंट्स, ये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बीपीएससी ने किया है तो ये, और खासकर मैं ऑफिशियल लेवल की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि बिहार लोक सेवा आयोग ने ये वैकेंसी जारी करा है, ठीक है। और ये विज्ञापन संख्या जो है आपका है 87/2025। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल पद 935, कुल पद 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो फॉर्म भरना है आपको ऑनलाइन, कुल पदों की संख्या 935 है, फॉर्म आपको भरना है ऑनलाइन, ठीक है। आगे की बात करें स्टूडेंट्स, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट पर आप इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं www.ppsc.bihar.gov.in। इस पर सारा डिटेल आपको मिलेगा और इसी के थ्रू आप फॉर्म भी भर सकते हैं। आगे की बात करूं स्टूडेंट्स, इन रिक्त पदों को कोटिवार विवरण निम्नवत है। एक एक टॉपिक बताऊंगा मैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जब आप पूरी बात समझ जाएंगे तो फॉर्म आप अच्छे से भर पाएंगे। वो बहुत ही जरूरी है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, अभी जो नीचे है इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी, मतलब इसका जो कैटेगरी वाइज विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है कैटेगरी? अगर आप अनरिजर्व हैं या अनरिजर्व हैं, मतलब अनारक्षित हैं, तो अनारक्षित वालों का कुल पद है 374। उसमें से आप यहां देख पाएंगे क्या है ना, 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या, यहाँ कुल पद दिया हुआ है, उनमें से महिलाओं का कितना है ये भी यहाँ दिया हुआ है। तो आप देख पाएंगे कि अनारक्षित जो कोटा है, जो सॉरी अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनका टोटल जो पद है वो 374 है, उनमें से महिलाओं के लिए 131 है। आगे की बात करूं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस ग्रुप के हैं, उनका जो कुल पद है उनके लिए 93 है, इनमें से महिलाओं के लिए 33 है। आगे की बात करूं, अनुसूचित जाति के लिए कुल पद 150 है, इनमें से महिलाओं के लिए 53 है। आगे की बात करूं, अनुसूचित जनजाति जो एसटी कैटेगरी में है, उनके लिए कुल पद 10 है, इनमें से महिलाओं के लिए 4 आरक्षित है। आगे की बात करूं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल पद 168 है, इनमें से महिलाओं के लिए 59 है, मतलब 59 है। आगे की बात करूं पिछड़ा वर्ग, इसमें कुल पद आपका 112 है और महिलाओं के लिए 39 है। आगे की बात करूं आपका पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए कुल पद 28 है, और इसमें महिलाओं की तो आवश्यकता ही नहीं क्योंकि ये महिलाओं का है। अब कुल पद की बात करें स्टूडेंट्स तो 935 कुल पद है, कुल पद 935 है, उनमें से महिलाओं के लिए 319 क्या है, रिजर्व है। तो चलिए
आगे एक और पॉइंट है, ये था क, ये पॉइंट था क स्टूडेंट। अब ख की बात करें, क्या है? सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 28/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या आपकी 19 है। ये जो रिजर्वेशन है ये फ्रीडम फाइटर्स के नाती पोतों के लिए है। फिर से सुनिए, जो भी लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं और जिन्हें भारत सरकार की ओर से पेंशन मिलता है, केंद्र सरकार की ओर से पेंशन मिलता है स्वतंत्रता सेनानी वाला, उनके पोता पोती नाती नतनी के लिए 2% का आरक्षण है, जिसमें कि कुल पदों की संख्या कितनी रहती है? 19। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़े। इसको मैं ये करूं और मैं इसको थोड़ा ऊपर ले चलूं, और क्या क्या इंफॉर्मेशन इस पेज में है। ठीक है, कई सारे पेज हैं, एक एक चीज समझना होगा। अब देखिए पॉइंट नंबर ग, पॉइंट नंबर ग है स्टूडेंट, ये क्या है? ये पॉइंट नंबर ग में क्या है? सामान्य प्रशासन विभाग के, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 962 दिनांक 22/1/2021 द्वारा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण निम्नवत देय होगा। अब ये जो है सूचना, ये दिव्यांगों के लिए है। दिव्यांग जनों के लिए क्या आरक्षण है, कितनी सीट है, ये मैं आपको बताने वाला हूं, आप बढ़िया से सुनिएगा। तो क्या है बोला, वैसे दिव्यांग दृष्टिबाधित दिव्यांग जो है, दृष्टिबाधित दिव्यांग VI, उनके लिए कुल आरक्षित सीट 10 है। जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित दिव्यांग VI, उनके लिए आरक्षित कुल आरक्षित पद 10 सीट है, उनके लिए 10 सीटों का आरक्षण है, 10 सीट उनके लिए रखा गया है। मुक बधिर मतलब DD, मुक बधिर दिव्यांगों के लिए 9 सीट आरक्षित रखा गया है, 9 सीट। आगे है चलन दिव्यांगता OH, इसके लिए जो है 9 सीट, इनके लिए भी 9 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट है मनोविकार बहु दिव्यांग MD, इनके लिए भी 9 सीट जो है आरक्षित है। तो ये दिव्यांग जनों के लिए ये जो सीट मैंने आपको बताया, तो कुल मिलाकर जो दिव्यांग जनों की सीट है वो 37 सीट जो है दिव्यांग जनों के लिए रिजर्व है स्टूडेंट। आगे की बात करूं मैं, बोला नोट, अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। मतलब जो पदों की संख्या अभी प्रकाशित है इसमें कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। कम होने का चांस बहुत कम होता है, बढ़ने का चांस ज्यादा है। आगे की बात करें, जहां तक वेतनमान का सवाल है, तो प्रारंभिक वेतन स्तर 5, मूल वेतन 29,200 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय। तो आपको पता है कि जब भी वेतन का पुनरीक्षण होता है तो वेतन में वृद्धि होती है, कमी नहीं होती है, तो बढ़ता जाएगा। सैलरी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सैलरी है ये। ठीक है, आगे की बात करूं। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष। बोला कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन है योग्य? तो वैसे सारे विद्यार्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, जिन्होंने जो स्नातक हो चुके हैं या उनके समकक्ष या उनके इक्विवेलेंट डिग्री उनके पास है, वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। उम्र सीमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उम्र सीमा किस दिन, दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष। जो उम्र सीमा है 1/8/2025 मतलब 1 अगस्त 2025 को कितना होना चाहिए, तो कम से कम 21 वर्ष 21 ईयर। एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष, जो अधिकतम आयु है कम से कम 21 वर्ष, और अधिकतम जो अनारक्षित हैं, जो अनरिजर्व्ड हैं, पुरुष के लिए 37 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला 40। मतलब देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं पुरुष, अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष मतलब अनारक्षित पुरुष जो हैं, उनका मैक्सिमम एज है 37 वर्ष, उससे ज्यादा नहीं। और आगे की बात करें, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग,
पुरुष एवं महिला या अनरिजर्व्ड महिला मतलब अनारक्षित महिला, इनका जो है आपका मैक्सिमम लिमिट एज का कितना है 40 वर्ष। ठीक है, ठीक है। आगे बोलो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष हो या महिला 42 वर्ष। अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, मतलब एससी और एसटी के लिए पुरुष हो या महिला उनका मैक्सिमम एज लिमिट है 42 वर्ष। अब आप लोग को परेशान होने इन द सेंस मैं आप सभी जो भी दिव्यांग जन है वो बिल्कुल मत घबराइए, उनके लिए भी जो है उम्र सीमा में काफी छूट है, उम्र सीमा उनको काफी छूट दी गई है। मैं आगे बताने वाला हूं कि दिव्यांग जनों को कितनी छूट है उम्र सीमा में। आइए, बोला कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 22/218 दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है। अगर आप बिहार सरकार में, अगर आप आलोक में बिहार सरकार के अगर आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट है उम्र सीमा में, 5 वर्ष का। लेकिन कुछ शर्त है, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। आप 5 बार जॉब में रहते हुए, बिहार सरकार की नौकरी में रहते हुए 5 बार आपने बिहार सरकार के किसी नए जॉब की परीक्षा का अवसर का आपने उपयोग नहीं किया होगा। अगर आप 5 बार एग्जाम दे चुके होंगे किसी डिपार्टमेंट का तो आपको ये अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे की बात करें। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आप एलिजिबल हैं, 5 वर्ष का छूट चाहते हैं, तो आपको सक्षम प्राधिकार से एक प्रमाण पत्र भी निर्गत करवा करके आपको जो है प्रमाण पत्र निर्गत करवा कर जमा करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आप बिहार सरकार के रेगुलर एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं बिहार सरकार के, और आपने 5 एग्जाम का अटेम्प्ट अभी तक नहीं लिया है नौकरी के बाद, अब आप दावा करना चाहते हैं, आपको जो है क्या चाहिए, 5 वर्ष का आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, 5 वर्ष का उम्र सीमा में छूट चाहिए, ये आप क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको सक्षम प्राधिकार से एक प्रमाण पत्र निर्गत करवा करके आपको जमा करना अनिवार्य होगा। आगे की बात करें, बोला बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने, परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे, जिसकी चर्चा मैंने आपसे करी है। फिर से समझा दे रहा हूं, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत, जब वो नौकरी में आ गए, बिहार सरकार की नौकरी में आ गए हैं, उपरांत उसके बाद उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मतलब बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में, बीपीएससी ने जो भी एग्जाम कंडक्ट किया, बीपीएससी ने जो भी परीक्षा का आयोजन किया है, परीक्षाओं में सम्मिलित होने, परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। आप 5, अगर आप बिहार सरकार के नौकरी में आ गए हैं तो आपको बीपीएससी में कुल मिलाकर 5 बार ही अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा, 5 बार ही परीक्षा की अनुमति है। ये क्लियर है? आगे की बात करते हैं स्टूडेंट, तो चलिए इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। क्या है ऊपर में, तो देखिए यहाँ क्या है, बढ़िया से समझना, एक एक चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी फॉर्म भरने में तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा, ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। आइए, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने, परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। मैंने फिर से पढ़ दिया, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में अधिकतम आयु
सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। तो बोला नॉर्मल, फिर से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त अधिकतम जो मैक्सिमम एज लिमिट है उससे उसके अतिरिक्त 10 वर्ष और मिलने वाला है छूट। ठीक है, तो फिर से पढ़ते रहा हूं, सामान्य ध्यान से सुनिए, दिव्यांगजन, दिव्यांग मित्र, हमारे दिव्यांग मित्र इस लाइन को, इस पैराग्राफ को बढ़िया से सुनिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी दिव्यांग मित्र हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा, इस लाइन को मैं फिर से पढ़ रहा हूं और इसको बढ़िया से समझिएगा। तो क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। 10 वर्ष का छूट मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आप दिव्यांग हैं, आप दिव्यांगजन हैं, तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको जो है सबमिट करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो। अब जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी कब है ये भी आप जांच कर लीजिएगा कि जो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उसके संदर्भ में क्या लिखा हुआ है कि भाई दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। मतलब जो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत हो, ये क्लियर कर लीजिए, ये सुनिश्चित कर लीजिए। और अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो। जो आवेदन करने का अंतिम लास्ट डेट है उस डेट तक आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र वैलिड हो, ये आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। अगर वैलिड नहीं है तो आप एक्सटेंशन करवा लीजिएगा सिविल सर्जन से। चलिए आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल करूं, नॉर्मल करने के बाद जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्या है, अच्छा यहां, ठीक है, ये आपका पेज नंबर 2 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा हाँ इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ स्टूडेंट्स, चलिए ताकि आपको बढ़िया से दिख सके, आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो पेज आपका जो नोटिफिकेशन का पेज नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसको भी बढ़िया से समझना है। देखिए एक एक बात आप समझेंगे तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। आइए क्या है, तो देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताए गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी। देखिए ध्यान से, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक ना हो। तो जो सेना के कर्मचारी हैं, सेना से रिटायर्ड व्यक्ति हैं, उनको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना है, उनका जिस दिन मतलब आवेदन करने का जो अंतिम डेट है उनका उम्र 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, बोला चयन प्रक्रिया, चयन का प्रक्रिया क्या है। एक सेकंड, यहाँ एक बात और, भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तथ्य संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया भी समझना बहुत जरूरी है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं चयन प्रक्रिया के। बोला चयन प्रक्रिया में क्या कहानी है कि विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ का आयोजन किया जाएगा। तो जो आपकी परीक्षा होगी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली होगी, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर वाली होगी, एमसीक्यू होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। ठीक है,
आगे क्या है, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, इंटरव्यू नहीं होगा। आप इसको समझ लीजिए, कितनी बड़ी छूट है। इंटरव्यू नहीं होगा, केवल रिटन एग्जाम होगा, केवल लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू नहीं होगा। आगे, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निशक्त दिव्यांगों, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब कम से कम कितना नंबर लाना होगा, जो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या दिया हुआ है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट है, जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट है, तो जनरल कैंडिडेट वाले को कम से कम कितना लाना पड़ेगा, जो भी लोग जनरल हैं, जनरल लोगों को कम से कम कितना लाना होगा। तो सामान्य वर्ग के जनरल छात्र जो हैं, अनरिजर्व्ड छात्र, उनको 40% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको 36.5% लाना होगा, 36.5% नंबर लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको 34% लाना होगा। और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब SC ST और महिलाओं तथा दिव्यांगों के लिए जो है 32% क्वालिफाइंग मार्क्स है। 32% कम से कम मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है नेक्स्ट। लिखित परीक्षा के विषय, लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक निम्नांकित होंगे। तो जो क्या क्या विषय पढ़ना है आपको, प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना होगा, ये तमाम बात अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अभी साफ साफ आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, पेपर जो है 3 है, 1, 2 और 3। जो पत्र आपके हैं परीक्षा के 3 पेपर, 1, 2 और 3। जो पेपर 1 है स्टूडेंट, वो है आपका सामान्य भाषा। सामान्य भाषा ये 2 है, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी। अच्छे समझिएगा, सामान्य भाषा आपके पास 2 है, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी। सामान्य अंग्रेजी 30 अंकों की परीक्षा होगी और सामान्य हिंदी 70 अंकों की परीक्षा होगी। और ये अंग्रेजी हो या हिंदी, ये होंगे ऑब्जेक्टिव। परीक्षा कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव। बोला सामान्य, ये जो भाषा का जो परीक्षा है, मतलब 30 नंबर का अंग्रेजी है और 70 नंबर का हिंदी, ये MCQ वाला होगा। और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100। समय कितना मिलेगा, 2 घंटा। और कुल अंक कितने होंगे, 100। ठीक है, इतने बात क्लियर है। अब जो पेपर नंबर 2 है, ये है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन, GS की बात हो रही है, ठीक है ना, ठीक है, GS की बात हो रही है। इसमें भी जो आपका है ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। जो आपका सामान्य अध्ययन का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, MCQ वाला क्वेश्चन होगा। बोला प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। GS मतलब जो सामान्य अध्ययन है, इससे कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय मिलेगा 2 घंटा और अंक होंगे 100। ठीक है, ये समझ गए। और जो तीसरा पेपर है वो सामान्य योग्यता है, जनरल एप्टीट्यूड। सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड, इसमें भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, मतलब MCQ वाले क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, समय मिलेगा 2 घंटा और अंक होगा 200, अंक होगा 100। तो कुल मिलाकर आपको 300 नंबर का परीक्षा होने वाला है। इसके आगे की शर्तें क्या हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लूं ताकि आप लोगों को दिक्कत किसी तरह की नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्या है भाई, अच्छे से देखिए। बोला प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न का कितना है, 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अगर आपने एक प्रश्न का उत्तर सही दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने एक गलती कर दिया तो 1/3 निगेटिव, मतलब माइनस हो जाएगा। तो निगेटिव अगर आप गलत करते हैं तो निगेटिव का प्रोविजन है। ठीक है, मतलब आपकी मार्किंग निगेटिव होगी। कब, अगर आप
एक सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स जुड़ेगा, और अगर आप एक गलती करते हैं तो 1/3 अंक आपका घटेगा। ये क्लियर कट आप समझ गए। आगे की बात है सामान्य भाषा अंग्रेजी या सामान्य हिंदी। फिर से सुनिए, सामान्य भाषा में दो भाषाओं को रखा गया है, 30 नंबर का अंग्रेजी और 70 नंबर का हिंदी। क्या है इसमें? तो बोला सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे। बोला हिंदी और अंग्रेजी की जो परीक्षा है, अंग्रेजी का 30 नंबर और हिंदी का 70 नंबर का जो परीक्षा है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इससे आपका कट ऑफ नहीं बनने वाला है, इसको केवल क्वालिफाई करना है। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि अंग्रेजी और हिंदी का जो भाषा, सामान्य भाषा का जो ये पेपर है, इसको क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो देखिए, तो बोला क्वालिफाइंग होंगे, बोला अंग्रेजी हो या हिंदी ये क्वालिफाइंग है, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी हो, अंग्रेजी में भी आपको 30% लाना होगा, हिंदी में भी आपको 30% लाना होगा, तब आप क्वालिफाई करेंगे। आगे की बात, अर्थात सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक अर्थात 30% अलग अलग आपको लाना होगा। ठीक है, और दूसरी बात, जब आप हिंदी और अंग्रेजी में क्वालिफाई कर जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी में क्वालिफाई करने के बाद ही अदर पेपर का जांच होगा। पेपर नंबर 1 क्या है आपका? लैंग्वेज, सामान्य भाषा। तो हिंदी और अंग्रेजी जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अलग अलग आप 30% या उससे अधिक अंक ले आते हैं, तब आपका आगे का 2 पेपर का जांच होगा, जो सामान्य अध्ययन और जनरल एप्टीट्यूड है, उसकी बात मैं कह रहा हूं। तो हिंदी अंग्रेजी क्वालिफाई, आपको क्वालिफाइंग है, जरूर से क्वालिफाई करिएगा। आगे की बात करें, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप हिंदी और अंग्रेजी में क्वालिफाई नहीं करते हैं, 30% अलग अलग नंबर नहीं ला पाते हैं, 30% या उससे अधिक नहीं ला पाते हैं, तो आप उसी समय रिजेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद आगे की कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। आगे की बात करें, पाठ्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस। सिलेबस समझिए, सामान्य भाषा का क्या सिलेबस है? तो सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। ठीक है, मतलब आप हिंदी अंग्रेजी समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते, इस बात की जांच की जाएगी इस परीक्षा के द्वारा। तो बोला सामान्य अध्ययन में क्या है? सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। सामान्य भाषा, ये आपका सामान्य अध्ययन की बात मैं कर रहा था। ठीक है, आगे सामान्य योग्यता। तो चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। बहुत ही बढ़िया सिलेबस है, शानदार सिलेबस है, आप सभी का रिजल्ट होगा अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सामान्य योग्यता, जिसको जनरल एप्टीट्यूड कहा गया है। इसमें क्या है? संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, इतिहास, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, सदृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ये सारे आपके जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं। ठीक है, ये भी आपके 100 नंबर के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की बात करें,
लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन का आयोजित, ठीक सुनिए, लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो आपका पेपर वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए थे, जो प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट आपने जमा किया था, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्या है? जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। अगला, मेधा सूची क्या है? लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। फिर से सुनिए, जो आपका मेधा सूची तैयार होगा, मतलब कट ऑफ, वो कैसे होगा? लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। तो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, अगर दो कैंडिडेट का अंक बराबर हो गया, दो या दो से अधिक कैंडिडेट का अंक बराबर हो गया, तो कैसे सिलेक्शन किया जाएगा? तो देखिए उसका आधार क्या है। स्थिति में समान, लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन, मतलब सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांकों के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। अगर दो या दो से अधिक विद्यार्थियों का टोटल अंक बराबर हो गया, तब उस कंडीशन में देखना पड़ेगा कि जो सामान्य अध्ययन में किसका ज्यादा नंबर है। तो सामान्य अध्ययन में जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे की बात करें, बोला लिखित परीक्षा में एवं सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने पर, अगर सामान्य अध्ययन में भी बराबर नंबर हो गया दो या दो से अधिक कैंडिडेट का, तब क्या होगा? तो होने की स्थिति में उम्र तथा तब उम्र को दिया जाएगा, जिसका उम्र ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे की बात करें, बोला अगर उम्र में समानता, अगर उम्र भी बराबर हो गया, एक बराबर हो गया, तो समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अगर आपका मार्क्स बराबर हो गया, रिटन मार्क्स बराबर हो गया, जो आपने लिखित परीक्षा दी उसका नंबर बराबर हो गया, तो फिर मतलब दो या दो से अधिक कैंडिडेट का नंबर बराबर हो गया, तो किसका सिलेक्शन होगा? फिर देखा जाएगा कि सामान्य अध्ययन में जिसका नंबर ज्यादा उसको सेलेक्ट कर लें। लेकिन सामान्य अध्ययन का भी नंबर बराबर हो गया, तब उस कंडीशन में देखा जाएगा, आपका क्या देखा जाएगा कि देखा जाएगा कि आपका उम्र, आपका देखा जाएगा किसका उम्र ज्यादा, किस कैंडिडेट का उम्र ज्यादा है, जिसका उम्र ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लिखित परीक्षा का अंक, सामान्य अध्ययन का अंक और उम्र भी बराबर हो जाए, तब फिर आपका क्या है, हिंदी वर्णमाला जो है आपका क्या होगा कि हिंदी बराबर होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार, देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला है उसका नाम का जो पहला अक्षर जिसका पहले आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस विज्ञापन के अंतर्गत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। चलिए अब आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे की बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हमें आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे आने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले करना होगा हमको उसको नॉर्मल, फिर आते हैं आपका, आप हम लोग आ गए पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। चलिए ये क्या है? पेज नंबर 3। अब देखिए पेज नंबर 3 क्या कहता है। पेज नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा मैं जूम कर लूं। ठीक है, बहुत सारे पेजेस हैं और कौन सा पेज कितना इंपॉर्टेंट होगा ये तो पढ़ना बहुत जरूरी स्टूडेंट। चलिए आगे की बात करते हैं। लीजिए आगे की बात कर रहा हूं मैं। पेज नंबर 3 में क्या है? आरक्षण संबंधी प्रावधान। ध्यान से देखिए क्या है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने रिजर्वेशन को क्लेम नहीं किया, रिजर्वेशन का ऑप्शन नहीं लिया, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार होगा। आरक्षण का जो लाभ मिलेगा आपको राज्य सरकार के नियम के अनुसार होगा। ठीक है, राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण देय होगा। मतलब जो सक्षम पदाधिकारी है उनके द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी होंगे उन्हीं के आधार पर आपको आरक्षण मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। आगे, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है। मतलब रिजर्वेशन का बेनिफिट, आरक्षण का बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो अस्थायी रूप से बिहार के निवासी हैं।
आगे की बात करें, जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रायोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करना होगा, जाति प्रमाण पत्र, और क्या है, अस्थायी निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र। फिर पॉइंट बी, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है। तो आप देखिए क्या है कि जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कैटेगरी प्रमाण पत्र, किसके लिए, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब क्या है, बोला सीओ और आरओ लेवल, अच्छे समझिएगा, सीओ और आरओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, आवासीय सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र और जो भी जाति प्रमाण पत्र है, कौन, सीओ और आरओ लेवल का, यहाँ क्लियर कर दिया गया। ठीक है। आगे क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो बोला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा, ठीक है, अंचलाधिकारी ये कौन है, ये भी सीओ लेवल, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST के हैं उनके लिए भी जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा लेवल, सीओ लेवल। नेक्स्ट है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति अस्थायी निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता के निर्गत अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम एवं पता से। मतलब बोला अगर कोई महिला विवाहित है, जो इंटरकास्ट मैरिज होता है, कोई महिला अगर विवाहित है और उसको कास्ट का बेनिफिट, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो उसके बारे में क्या दिया हुआ, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति अस्थायी निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम एवं पता से। क्लियर है। तो अगर कोई विवाहित महिला है और अगर रिजर्वेशन आरक्षण का क्लेम कर रहे हैं, आरक्षण का फायदा उठाना चाहती हैं, तो उनका जो आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये सब उनके पिता के एड्रेस से होना चाहिए, पिता के पता से होना, पिता के एड्रेस से, पिता के घर के एड्रेस से होना चाहिए, ना कि पति के घर के एड्रेस से। आगे, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 एवं क्रमांक 12/123 दिनांक 23/6/2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों पुरुष और महिला को ही देय होगा। जो EWS का बेनिफिट है वो बिहार राज्य के मूल निवासी को ही मिलेगा, चाहे पुरुष हो या महिला। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको कितना मिलेगा, EWS को 10% मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो प्रमाण पत्र है वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा होना चाहिए, अन्यथा नहीं हो पाएगा। चलिए, तो बोला आगे क्या है, बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी।
परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं कर सकेंगे करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित के आधार पर निर्गत आवास विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। ठीक है, बिहार राज्य की क्या है? मूल निवासी। इसको थोड़ा ऊपर कर लूं, मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस निर्गत होने की स्थिति में अगले 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष का वैलिड होगा। ठीक है, वो 1 वर्ष से पुराना वैलिड नहीं होगा। इसमें टेक्निकल बात समझना है कि अगर आप इनकम की गणना कर रहे हैं, इनकम का गणना कर रहे हैं, तो इनकम ईडब्ल्यूएस में जो इनकम वाला मैटर है तो उसमें महिला का जो अपना इनकम है और जो पति का इनकम है वो सब जोड़ा जाएगा। लेकिन जब उसके रेसिडेंस की बात करें तो उस महिला का जो आवासीय है वो उनके पिता के एड्रेस से बना होना चाहिए, ताकि ये तय हो पाए कि वो जो महिला है जो दावा करे रिजर्वेशन का वो बिहार की मूल निवासी है। आगे की बात करें, बोला आरक्षित कोटि। आइए देखते हैं क्या है। अच्छा, ये इसको से करना पड़ेगा। चलिए, चला गया 3। ठीक है, इसको थोड़ा मैंने जूम कर लिया है। क्या है भाई? तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें थोड़ा देखूं जरा। हाँ, ये तो बता ही दिया हमने। इसमें हम लोग को थोड़ा और ऊपर जाना था, थोड़ा सा ऊपर गया। चलिए, ये क्या है? हाँ, चलिए यहाँ से आप आगे समझना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्या है? आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उस वक्त इस बात को बहुत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना? कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। तो आरक्षण से जो रिलेटेड कैटेगरी है वो यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, क्रम संख्या 1 से लेकर 7 तक है, आरक्षित कोटि है। ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि इस तरीके से लिखेंगे और कोटि का कोड यहाँ है। ये फॉर्म भरते समय इसका जरूर ध्यान रखिएगा। जो अनारक्षित है, जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व्ड, इसको यूआर लिखना है। और ये कोटि क्या है? यूआर। और कोटि कोड कितना है? 1। उसी तरीके से अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एससी, और इसका कोटि कोड क्या है? 02। फिर अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी, इसका क्या है? 03। उसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ईबीसी, इसका जो कोटि कोड है 04। उसके बाद है पिछड़े वर्ग की पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास, इनका है बीसी, इनका कोटि कोड है 05। उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिला, बैकवर्ड क्लास लेडीज, बोला ये क्या है? बीसीएल, इसका है 06 कोटि कोड। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये है ईडब्ल्यूएस, इनका जो कोटि कोड है 07। तो ये आपने कोटि कोड, ये आप जब फॉर्म भरेंगे तो इन बातों का बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि कैसे कैसे क्या लिखना है, किस कैटेगरी में आप आते हैं। अब आगे की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बात पढ़ें आप, इस बात को क्या है इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 8962 दिनांक 21/5/2025 के आलोक में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग जन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति
के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सिविल, जो दिव्यांग जनों को रिजर्वेशन जो मिलने वाला है ये उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं, जो बिहार के क्या हैं, मूल निवासी हैं। और अगर वो दिव्यांग जन हैं तो उनकी जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उनका अथॉरिटी क्या है, बोला सिविल सर्जन सीएमओ से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो जो उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है या तो सिविल सर्जन से जारी होना चाहिए या सीएमओ से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऐसे सभी उम्मीदवार की उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जाएगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता संबंधित जांच कराने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। मतलब आपका जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद आपका जो मेडिकल जांच होगा, ठीक है, बोला दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगर आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र आप अवैध तरीके से बना लिए हैं या आप गलत बना लिए हैं या झूठ बोल रहे हैं तो आप पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपका जो सिलेक्शन उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बहु दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, ठीक से समझना है, जितने भी बहु दिव्यांग हैं उनको ठीक से समझना है। बहु दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थी के पास, चलिए समझते हैं क्या है, आइए समझते हैं क्या है। देखिए, बहु दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली 2017, द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज रूल्स 2017 में वर्णित विहित प्रपत्र फॉर्म 6 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहु दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहु दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। तो फिर से इसको एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। बहु दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली 2017, द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज रूल 2017 में वर्णित विहित प्रपत्र फॉर्म 4 में सक्षम प्राधिकार, फॉर्म 4 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहु दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहु दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आगे की बात करें, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 10,668 दिनांक 29/6/2022 के अनुसार दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2R के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता PWBD 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 2568 दिनांक 11/2/2025 के आलोक में विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधाओं का दावा करने की स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुति लेखक स्क्राइब की आवश्यकता होगी उन्हें ऑनलाइन आवेदन के श्रुति लेखक की आवश्यकता कॉलम में यस करना अनिवार्य होगा। मतलब जिन दिव्यांग विद्यार्थी, जो दिव्यांगजन लिखने में सक्षम नहीं है, जो भी दिव्यांगजन लिखने में सक्षम नहीं है, वो ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे ना तो उस वक्त उसको एक फॉर्म भरते समय क्या ध्यान रखना है कि जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुति लेखक स्क्राइब की आवश्यकता होगी उन्हें ऑनलाइन आवेदन के श्रुति लेखक की आवश्यकता कॉलम में यस करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन में जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन में जो आपको राइटर की आवश्यकता है, स्क्राइब की आवश्यकता है, उस कॉलम में आपको यस भरना होगा। दिव्यांग जनों को ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 12/575 दिनांक 9/7/2025 के आलोक में संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी महिलाओं को ही इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्या है,
सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन, देखिए वैसे स्वतंत्रता सेनानी राज्य के जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है उनको कितना मिलने वाला, 2% क्षैतिज आरक्षण। आगे पॉइंट नंबर 9, सामान्य प्रशासन विभाग की ज्ञापांक 16/144 दिनांक 28/11/2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति, प्रोन्नति, नामांकन की प्रक्रियाओं के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16/144 दिनांक 28/11/2012 के बारे में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति, प्रोन्नति, नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं सबके लिए। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16/144 दिनांक 28/11/2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति, प्रोन्नति, नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। आगे क्या है, उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात, चलिए मैं क्या बताना चाहता था, देखिए क्या बोला है, उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। जितना भी सर्टिफिकेट आप डाले हैं ऑनलाइन फॉर्म में, उसका जो मूल कॉपी है, मूल प्रति ओरिजिनल आपको वेरिफिकेशन के समय लाना होगा। अगर आप नहीं लाए तो आपकी छटनी हो जाएगी, आपका रिजेक्शन हो जाएगा, आप सिलेक्शन नहीं होगा। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, मतलब रिजर्वेशन उसको नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए जब आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपको मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे, सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26/9/2025 तक का निर्गत होना आवश्यक है। सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26/9/2025 तक का निर्गत होना आवश्यक है। जितना भी दस्तावेज आप, रिजर्वेशन का दस्तावेज जो भी आप डाल रहे हैं, जो भी पेपर्स आप सबमिट कर रहे हैं, रिजर्वेशन का या रेसिडेंशियल कुछ भी, मतलब आप अगर आरक्षण का हो, जाति का हो, या आप आवासीय हो, या आय प्रमाण पत्र, कुछ भी आप अगर डाल रहे हैं तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका 26, ये जो सर्टिफिकेट है आपका, ये जो सर्टिफिकेट है आपका स्टूडेंट, ये आपका सर्टिफिकेट 26/9/2025 तक निर्गत होना चाहिए। इसके बाद का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है तो उसके अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, मतलब ये कि आपका जो लास्ट डेट है, कोई भी सर्टिफिकेट आप जो डाल रहे हैं, चाहे वो कैटेगरी का हो, कास्ट का हो, चाहे वो आपका आवासीय हो, चाहे इनकम हो, कोई भी सर्टिफिकेट जो आप सबमिट कर रहे हैं वो 26/9/2025 तक का ही होना चाहिए। 26/9/2025 के बाद अगर कोई सर्टिफिकेट आपने इशू करवा के जमा किया वो वैलिड नहीं होगा। आगे, ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का झूठ विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा और ना ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी प्रकार का झूठ ही अंतिम रूप से मान्य होगा। पॉइंट बी, नोट का पॉइंट बी, आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो बोला जब आपका सत्यापन होगा तो कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है ओरिजिनल, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। तो देखिए आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लेकर जाना है ओरिजिनल, मैं आपको बता दूं। तो देखिए बोला मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, स्नातक या समकक्ष का प्रमाण पत्र, स्नातक या समकक्ष का अंक पत्र, मतलब
सर्टिफिकेट भी ले जाना है और मार्कशीट भी ले जाना है। आगे, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं आवासीय जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है। और क्या ले जाना है? बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत् संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने के समय उक्त प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। ठीक है। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है जाति का या इनकम का या रेजिडेंशियल का, वो सब विथिन 1 साल वाला जरूर जल्दी से बना ही लीजिए, उसको आपको लेट नहीं करना चाहिए। तो चलिए, ये आपका पेज नंबर 4 जो है फिनिश हो गया। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 5 में, देखते हैं यहाँ पर क्या है। पेज नंबर 5 में इंपॉर्टेंट क्या है, तो चलिए पेज नंबर इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है। चलिए आइए, इसको पहले मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके और मैं आपको आसानी से समझा भी सकूं। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या, ये पेज नंबर 5 में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें जो हमें समझना अनिवार्य है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र। ठीक है। डीएम या डीएम के द्वारा अधिकृत पदाधिकारी का यह सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट, दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में, अगर आप दिव्यांगता का दावा कर रहे हैं, किसका दावा कर रहे हैं? अगर आप दिव्यांगता का दावा कर रहे हैं, दिव्यांगता का, तो दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में, दिव्यांग जनों को अच्छे से सुनने की आवश्यकता है। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र। ठीक है। निर्गत वैध प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 10,668 दिनांक 29/6/2022 एवं पत्रांक 2568 दिनांक 11/2/2025 के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 में शपथ पत्र। अच्छा, ठीक है, ये भी आपको जमा करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, ये भी आपको जमा करना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत् संबंधी प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना पड़ेगा। आपका पॉइंट नंबर 14, पहचान पत्र फोटो युक्त जैसा कि आवेदन में दावा किया गया हो। हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का, हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का फोटो। और आपका पॉइंट नंबर 16, लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो आपने रिटन एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसकी एक कॉपी अभी आपको ले जाना होगा। ये सारे पेपर आपको ले जाने होंगे। उपर्युक्त प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऊपर जितना भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है वेरिफिकेशन के लिए, सत्यापन के लिए, वो सब ओरिजिनल होने चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय अपूर्ण त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर अधिकतम 1 सप्ताह दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई एरर है, कुछ गड़बड़ी है आपके डॉक्यूमेंट में, उसमें कुछ एरर है, कुछ अशुद्धि है, उसको ठीक करने का अवसर दिया जाएगा 1 सप्ताह के लिए, केवल और केवल 1 सप्ताह के लिए, एक बार।
यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया परीक्षा के प्रारंभ से लेकर अब तक के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जांच कर तथा सभी चरणों में योग्य एवं सफल पाए जाने पर ही अंतिम रूप से सफल माना जाएगा। आगे शुल्क, चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कितना फीस लगने वाला है। शुल्क की बात करें तो शुल्क में क्या है भाई, शुल्क में है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 15/568 दिनांक 21/8/2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपया, देखिए 100 रुपया लागू हो गया। 15 अगस्त को जो घोषणा हुआ था बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा, कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी सरकारी नौकरी के लिए उसका शुल्क 100 रुपया लगेगा, वो लागू हो गया। 100 रुपये, 100 रुपये परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। ठीक है, अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा में शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या, आधार नंबर अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए नोट, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या, आधार नंबर अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, ऑनलाइन का जो फॉर्म कब से भरना शुरू होगा, 27/8/2025 से भरना शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है, 26/9/2025। आपका जो शुरू होगा 27 अगस्त 2025 से, जो ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू होगा वो 27 अगस्त 2025 से शुरू होगा। और लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट है आपका 26 सितंबर 2025। ठीक है, 26 सितंबर 2025। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट शुरू होने वाली है, मैं फिर से बोल दूं, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 26/8/2025, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26/9/2025 होगी। ठीक है, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। जो फॉर्म आपने भरा ऑनलाइन, अब उसका हार्ड कॉपी आपको आयोग में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता तथा आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ दस्तावेज सत्यापन के समय ही किया जाएगा। इसके पूर्व इसकी जांच सामान्यतः नहीं होगी और बाद में जांच में प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य साक्ष्य गलत त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जाएगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी। ठीक है, ये तो होता ही है। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक एक लाइन मैंने आपको बताने की कोशिश करी है ताकि आप ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैंने कवर कर दिए।
फिर भी मैं देखना चाहूंगा कि एग्जैक्टली आगे क्या है। ठीक है, आगे क्या है ये हम लोग को एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 है ना। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 यहाँ क्या है। पॉइंट नंबर 6 क्या है, तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं एक बार। पॉइंट पेज नंबर 6, सॉरी पेज नंबर 6 में क्या क्या सूचनाएं हैं वर्णित हैं, ये भी हम लोग समझ लें। यहाँ क्या है स्टूडेंट, यहाँ देखते हैं पेज नंबर 6 में है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, एक बार आप रजिस्टर होंगे। बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट बीपीएससी ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ठीक है, OTR करने के लिए अभ्यर्थी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये सारा जो चीज है आपका, ये आप कैफे से करवा लें, किसी एक्सपर्ट से करवा लें। अगर आप स्वयं सक्षम है तो आप अच्छे से फॉर्म भर लें। ठीक है, तो ये सारा चीज आप देख पा रहे हैं, ये सब नॉर्मल सा चीज है। ये सब बहुत ये सब आप समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए आगे क्या है, आगे भी देख लें। कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं शेयर करूंगा। ये सब कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है, ये सारा का सारा नॉर्मल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये रहा आपका। ठीक है, चलिए मैं ये पढ़ूं, ये थोड़ा पढ़ लूं आपके लिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजात के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग के वेबसाइट www.ppsc.bihar.government.in पर प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा। मतलब सारा इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा, ऑनलाइन वेबसाइट पर मिलेगा। अखबार में छापा जाए इसका कोई कंपलसरी नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब सब कुछ आपको ऑनलाइन ही भरना है। ठीक है, तो नहीं किया जाएंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन, सुधार मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वैकेंसी आपको आई है, ये पदों की संख्या कुल मिलाकर 935 है। प्रत्येक ग्रेजुएट जो 21 वर्ष के हैं वो पढ़ सकते हैं। उम्र सीमा में भी अच्छी खासी छूट है, रिजर्वेशन कोटा वाले में, दिव्यांगजनों को भी, तमाम स्टूडेंट्स को। तो ये जो अवसर है इसका लाभ आप उठाइए। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इससे संबंधित तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे, या ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप जो है इस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिलेगा जिस पर आप कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम में टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये कि आप एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, गुडविल क्लासेस एप्लीकेशन, उसका लिंक मिलेगा आपको। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। मेरी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जम के बढ़िया से तैयारी करिए, आपका जॉब जरूर होगा। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।